नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में। और हर हफ्ते हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर पूरे हफ्ते ऐसा कौन सा विषय रहा है जो बाजार में छाया रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो निवेशकों को परेशान कर रही थी या कर रही है। इसी का हम करते हैं विश्लेषण और आपके लिए आपके मतलब की बात आपको बताते हैं, वो भी आसान भाषा में, और वो समझाते हैं और कोई नहीं बल्कि ईटी नाउ स्वदेश के प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस के बैंकिंग संकट के बारे में। पहले सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद हमने देखा सिग्नेचर, और उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसको संकट से उबारने के लिए 11 बड़े बैंक सामने आ गए हैं। और बहुत सारे लोग, शायद निकुंज आप समझाएंगे इसको अच्छे से, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि इंडियन फॉर्मूला अपना लिया है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये संकट गहराता जा रहा है। लेकिन हम इसकी बारीकी में जाएं और इसका भारतीय संदर्भ हम समझे, अगर कोई है तो ये संकट है क्या, जरा आसान भाषा में हमको बताएं। कविता, देखिए, इस साल का, इस महीने का और इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह मुझे लगता है वापस ग्लोबल हो चुका है। 2008 में, जिसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जिस समय मार्केट के अंदर और विश्व के अंदर भारी संकट आया था, लेमन ब्रदर का फॉल आउट को जो क्राइसिस हुआ था, तो वो एक बैंकिंग फेलियर की वजह से हुआ था। और इस समय भी एक प्रकार का बैंक फेलियर अमेरिका में हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बैंक फेल क्यों हुआ, 2008 और 2023 के अंदर क्या समस्या थी और क्या समस्या डिफरेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। और सरकार ने क्या करा। 2008 के अंदर जो बैंकिंग फेलियर हुआ था उसका प्रमुख कारण था कि बैंक्स ने जो लोन दिए थे, जिससे जो उन्होंने आगे जो लोन दिए थे वो बैड लोन्स बन गए। तो बैंक्स उसको रिकवर नहीं कर पाए। मतलब लोन दिए थे, पैसा दिया था और उसकी भरपाई हो नहीं पाई। जी हाँ, तो बैंक्स के बैलेंस शीट के अंदर बैड डेब्ट्स आ गए। मगर इस समय जो बैंक्स में हम देख रहे हैं जो कंसर्न्स आई हैं वह डिफरेंट कंसर्न्स हैं। वह कंसर्न्स आई हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच को लेकर के। बैंक्स ने जो ट्रेजरी ऑपरेशंस करे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं करे हैं। खास करके अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक की, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा, उनके पास जो शॉर्ट टर्म पैसा था उससे इन्होंने लंबी ब्याज दर के प्रोडक्ट खरीद लिए। तो नॉर्मली एसेट लायबिलिटी को मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितनी आपके एसेट है उतनी आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए। जिस प्रकार का आप लोन ले रहे हैं उसी प्रकार का आपका लोन देना चाहिए। आपने लोन तो ले लिया जी शॉर्ट टर्म, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, आपका एसेट लायबिलिटी मिसमैच हुआ, जिसकी वजह से आपको बड़ा लॉस हुआ। और बैंक्स में जब लॉस होता है तो उनकी इनकम में फ़र्क पड़ता है, उनकी कैपिटल में फ़र्क पड़ता है। इसकी वजह से बैंक्स नीचे गए। अमेरिका में और सरकार ने क्या करा, अमेरिकी सरकार ने क्या करा, फेड ने अपना एक इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू सबसे पहले जाकर डिपॉजिटर्स को बोला कि आपका पैसा सेफ है, डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं गया। उन्होंने इस प्रकार का एक अश्योरेंस दिया। दूसरा, अमेरिका में उन्होंने देखा जी अगर बैंक में आप निवेश करते हैं तो बैंक के अंदर एक डिपॉजिटर होता है जिसका पैसा जमा होता है, एक होता है बॉन्ड होल्डर और एक होता है इक्विटी इन्वेस्टर जिसने शेयर खरीदे हैं। तो भारत में येस बैंक में जैसा हुआ था, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर को बेल आउट नहीं मिला था, उस समय हमने देखा था कि बॉन्ड होल्डर को और डिपॉजिटर्स को आरबीआई ने बेल आउट दिया था। हम उसकी बात करेंगे। तो अमेरिका में भी वही हुआ है कि उन्होंने जो डिपॉजिटर्स को आश्वासन दिया है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो एक बड़ी बात है। दूसरा, क्योंकि आप बॉन्ड इन्वेस्टर हैं और अगर इक्विटी इन्वेस्टर तो आपने रिस्क लिया है, जिसके अंदर ऊपर जाता तो कमाई आपकी, नीचे जाएगा तो नुकसान आपका। तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी है। उसके बाद हमने देखा जो रिपब्लिक बैंक है उसमें भी इस प्रकार का कैश मिसमैच हो रहा था, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो वहाँ पर जो दूसरे बड़े बैंक्स हैं उन्होंने उनको जाकर के डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट देने से क्या होगा जी, रन ऑन द बैंक नहीं होता है। रन ऑन द बैंक क्या होता है, जब आपका बैंक में से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। बैंकिंग का जो बिज़नेस है कॉन्फिडेंस का बिज़नेस है। आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं क्योंकि आपको पता है आप खाता खोलेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। मगर आपको अगर लगता है कि भाई मेरा बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है तो मैं जाकर के बैंक में से पैसा निकाल लूँगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा था ना कि जब सबको पता था कि नोटबंदी आ रही है तो सब लंबी लाइन लगा करके अपना पैसा सुरक्षित कर रहे थे, बैंक में जाके जमा करा रहे थे। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अमेरिकी सरकार ने उस बात को एक प्रकार से, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो हो रखा था उसको एक प्रकार से दोबारा उन्होंने एफर्ट डाला है, जल्दी रिएक्ट करा है और बैंकिंग क्राइसिस में रन ऑन द बैंक्स को रोका है।
मेरी सबसे बहुत अच्छी बात है ये। तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से विश्वास इकट्ठा किया और सिचुएशन को और बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन सवाल यहीं पर है निकुंज, हम यूएस के बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर इस तरह के स्ट्रेस टेस्ट तो बैंकों पर चलते ही रहते होंगे। ऐसे कैसे हो गया कि भारत का जो आरबीआई है वो इस मामले में एकदम आगे? ऐसी कौन सी खूबी है हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम में, सेक्टर में, जो बहुत बड़ा लैप्स है यूएस में? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अव्वल नंबर का सेंट्रल बैंक है और टाइम एंड अगेन अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है। ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो पहले गया। हम डिस्कस करते थे मगर अभी इस्टेब्लिश हो चुका है। आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव से क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आप जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिस प्रकार के जिसे हम बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज आप लेते हैं, उनके अंदर एक आपको प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा। सिलिकॉन वैली बैंक में समस्या क्या आई? बिकॉज द रेगुलेशन अलाउड देम टू टेक अ लार्ज रिस्क। हाँ, क्योंकि आपने लार्ज रिस्क लिया और आपकी ट्रेजरी ऑपरेशंस का मिसमैनेजमेंट था, तो आप उस रिस्क को कंटेन नहीं कर पाए। बिल्कुल। आप उस रिस्क को इसलिए नहीं कंटेन कर पाए बिकॉज जो अमेरिका में जो ब्याज दर थी वो अचानक बढ़ गई है और किसी ने इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया था 1.5 साल पहले कि इस प्रकार की ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एरर है, एक मिसमैनेजमेंट है। इस मिसमैनेजमेंट की वजह से बॉन्ड होल्डर और इक्विटी होल्डर को नुकसान हुआ है, मगर डिपॉजिटर्स का भी पैसा जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने आकर के डिपॉजिट्स को एक प्रकार का इंश्योरेंस कवर दिया है। बिल्कुल। इंडिया के अंदर जैसा मैंने आपको बताया गाइडलाइंस काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, ये हमेशा कंजर्वेटिव रही हैं। तो जब अच्छे समय के अंदर आप कम ग्रो करेंगे मगर आपको एक बैंकिंग कोलैप्स नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डिपॉजिटर ने, बैंक डिपॉजिटर ने आज तक पैसा लूज नहीं करा है और ये काबिल तारीफ है। ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद यही दर्शाता है दैट इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज अ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारे जो लॉज है, जो गाइडलाइंस इतनी सॉलिड हैं कि यहाँ पर एक कंटेजन और फाइनेंशियल मार्केट के कोलैप्स का संदेह नहीं है। तो अब जो यूएस में हो रहा है उसका इंडियन कनेक्शन मुझे बताइए। क्या चिंता की कोई बात है? चिंता की अगर बात नहीं है तो भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई भी मुस्तैदी से अब लग गया है तमाम बैंकों के ऊपर भी, लेकिन किस तरह से अब उस सिचुएशन से सीखते हुए यहाँ पर हमें अमल में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस प्रकार का हम वॉलेटाइल इन्वायरमेंट देखते हैं तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बिल्कुल। जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप रिस्की एसेट्स में हमेशा सेल ऑफ देखते हैं। हाँ। इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ में हमने देखा, आपने देखा ग्रोथ को लेकर ये कंसर्न्स आ रहे हैं अचानक। तो जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं वो गिरी हैं, मेटल प्राइसेस में करेक्शन हुआ है, क्रूड प्राइसेस में करेक्शन हुआ है कि सबका ये मानना है कि भाई अगर अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है वहाँ के बैंक्स अब ज़्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे, अब लेंड नहीं कर पाएंगे तो इकॉनमी स्लो डाउन होगी और स्लो डाउन होगी तो सीधा प्रभाव कमोडिटीज़ में और ग्लोबल ग्रोथ में पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक एक प्रकार का कमोडिटी मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा हमने देखा गोल्ड में उछाला है, जाहिर है एक प्रकार का सेफ हेवन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेफ हेवन माना जाता है कि गोल्ड जो है इट डज नॉट मैटर विच कंट्री यू आर इन, गोल्ड की हमेशा वैल्यू होती है। करेंसी की वैल्यू हो ना हो मगर गोल्ड की वैल्यू आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहती है, एक इंटरनेशनल पैरामीटर पे गोल्ड की वैल्यू मिलती है। तो सेफ हेवन बाइंग हुई है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए। तीसरा, इंडिया में क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, डायरेक्टली इंडिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ सकता है। ग्लोबल ग्रोथ कम होती है तो एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा। अगर एफआईज को कंपल्शन होता है किसी प्रकार का बेचने का, फाइनेंशियल डिसलोकेशन होगा इक्विटीज़ के अंदर, उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अगर इकॉनमी में धीमापन आता है तो उसका सीधा प्रभाव क्रूड पे पड़ेगा, क्रूड प्राइसेस नीचे जाएंगे जो हमारे लिए अच्छा है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में कविता जी सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट इस समय हिला नहीं है मगर सेंटिमेंट को धक्का लगा है, क्योंकि सेंटिमेंट को धक्का लगा है एक रिकवरी में समय लगेगा। मगर जब सेंटिमेंट को धक्का लगता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट हमेशा ओवरशूट करता है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में मार्केट जब तेजी आती है तो ऊपर में ओवरशूट करता है और जब मंदी आती है नीचे में ओवरशूट करता है। तो मार्केट इस समय ओवरशूट कर चुका है, मार्केट का माहौल ख़राब है। मेरे हिसाब से आज से 3 महीने बाद जब हम मई 2023 की बात करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बिल्कुल। आज से 1 साल पहले हम सब युद्ध की बात कर रहे थे, यूक्रेन और रशिया में वॉर है, उसकी वजह से क्या होगा दुनिया में, इन्फ्लेशन, व्हीट प्राइसेस और कच्चे तेल में क्या होगा। आज वो नैरेटिव चेंज हो चुका है। 2020-21 में हम केवल कोविड की बातें कर रहे थे, आज हम कोविड की बातें नहीं कर रहे हैं, हालांकि कोविड दोबारा आ रहा है। कुछ आंकड़े हमें दिखा रहे हैं। 2008 के बाद आप 1-1.5 साल आपने जीएफसी क्राइसिस की बात करी, 2012 से 13 में आपने केवल बात करी
टेपर टेंट्रम की। 2014-15 में हम चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, आज से 2 हफ्ते पहले हम केवल अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बातें कर रहे थे। हमारा जो बिल्कुल, पहला एडिशन था, बिल्कुल। तो आज हम अडानी ग्रुप की बात नहीं कर नहीं रहे कर रहे। हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज मार्केट मूव ऑन कर चुका है। हाँ। तो मार्केट इस समस्या भी मूव ऑन करेगा, मगर दैट विल टेक सम टाइम एंड इट विल लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ ग्लोबल प्राइस एडजस्टमेंट। ये समस्या ग्लोबल है। हाँ, अडानी बिल्कुल। की समस्या लोकल थी, बिल्कुल। वह समस्या सुलझ गई है, मगर एक ग्लोबल समस्या नहीं आ गई है। आपने चर्चा में शुरुआत में येस बैंक का एक उदाहरण दिया, आपने कहा कि आप समझाएंगे तो किस तरह से हमारे बैंकों ने मुस्तैदी से एक्ट किया है इस पूरे मामले में, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए? देखिए, येस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में संभाला गया था, उसको डूबने नहीं दिया गया था। अगर येस बैंक, जो कि लार्ज बैंक था, निफ्टी 50 का एक ज़माने में स्टॉक था, वो बैंक अगर कोलैप्स हो जाता तो उसका सीधा प्रभाव सिस्टम पे पड़ता। डिपॉजिटर्स का पैसा जाता, लेंडर्स जो येस बैंक से पैसा ले चुके हैं, पता नहीं उसकी क्या रिकवरी होती, और एक सिस्टम में बड़ा सा रिस्क आ जाता अगर एक बड़ा बैंक फेल होता है तो येस बैंक को कैसे संभाला गया? कई बैंक्स ने कंसोर्टियम बनाया और उन्होंने उसके अंदर इक्विटी पार्टिसिपेट करा, क्योंकि वहाँ पे जो समस्या थी वो अलग थी। वहाँ पे बैड लोन्स और एनपीएस की समस्या थी। अमेरिका में जो समस्या वो अलग है, मगर अल्टीमेटली इट वाज द रेगुलेटर, यहाँ आरबीआई, वहाँ पर फेड, उन्होंने कमान कसी। उन्होंने एक प्रकार का मैसेज दिया कि हम हैं, हम जानते हैं समस्या क्या है, जो हुआ वो भूल जाओ, मगर आने वाले समय को प्रोटेक्ट करो। देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम पता है हमें। येस बैंक में बैड लोन्स थी, सिलिकन बैंक के अंदर एएलएम मिसमैच था, तो रेगुलेटर ने बोला जी हो चुकी है प्रॉब्लम, अब आके संभालते हैं। तो जिस मुस्तैदी से समय यूएस में फेड मूव कर रहे हैं, क्रेडिट स्विस की हमने बात नहीं करी। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर भी यूएस स्विस नेशनल बैंक ने एक $50 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, बहुत बड़ी क्रेडिट लाइन। लेकिन वहाँ समस्या अलग है। हाँ, वहाँ पे समस्या अलग है, मगर जो कॉमन थ्रेड ये है कि सब जगह रेगुलेटर्स आकर के एक प्रकार का बैंक को डूबने से बचा रहे हैं और सिस्टम को फेलियर से बचा रहे हैं। बिकॉज 2008 की क्राइसिस में हमने सीखा कि फाइनेंशियल मार्केट में लेवरेज होती है, और जब कोई लेवरेज ट्रेड अनवाइंड होती है तो उसका जो प्रभाव आता है वह दूर दूर तक देखने को मिलता है। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपने एक लंबी टॉल पिरामिड बना रखी है। अगर टॉल पिरामिड के आप नीचे का एक भी हिस्सा हटा देंगे, पूरी पिरामिड कोलैप्स हो जाती है। तो आप बोलेंगे जी हिस्सा तो बहुत छोटा है, पिरामिड तो बहुत बड़ी है, मगर आपने एक भी चीज उसको हिला दिया तो हिल जाती है। कई रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि ये तो बस शुरुआत है यूएस बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स की, आगे और भी बहुत बड़े नाम आने वाले हैं। तो ये अब किस ओर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस कोलैप्स की आप बात कर रहे हैं, ये अगर इस तरह से धाराशायी हो जाए तो ये तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। कोई अछूता तो नहीं रहेगा? देखिए, डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल, एंड इस प्रकार की जब समस्या आती है तो एक से कभी नहीं रुकते। ये हमने बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं, लगातार रैपिड फायर राउंड चल रहा है। हाँ। मगर मेरा ये मानना है कि देखिए, जब मैं 100 साल आगे जाता हूँ, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री मैंने पढ़ी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब 1920s के अंदर एक बड़ा डिप्रेशन आया था तो उस समय समस्या अलग थी। जब 2008 में आया तो बेन बनानके साहब थे, उन्होंने बोला जी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जो उस समय गलती हुई थी मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने आकर के क्वांटिटेटिव ईजिंग करी। हाँ। तो 2008 के अंदर जो समस्या आई थी वो एक कारणवश आई थी। बिल्कुल। उसमें फेड ने और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने एक डिफरेंट रुख अपनाया था, मगर इस समय रुख नहीं अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रोएक्टिवली चीज़ों का हैंडल करा जा रहा है, समस्या एसिड्स की नहीं है, एएलएम मिसमैच की है, तो ये मामला थम सकता है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी अब अगले हफ्ते की फेड मीटिंग। बिल्कुल। हाँ। फेड अगर आके इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मैं तो बोलूँगा जी ये कॉन्फिडेंस है ये। अगर आप सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपको ये लगता है सिस्टम इंटरेस्ट रेट हाइक अब्जॉर्ब कर सकता है? कल ईसीबी ने रात को इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी थी। हाँ, बिल्कुल। तो उसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स और यूरोपियन बैंक्स एक प्रकार का सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर फेड अगले हफ्ते आकर के बोलता है जी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं मगर हमें बैंकिंग सेक्टर में फुल कॉन्फिडेंस है, तो एक प्रकार का एंडोर्समेंट रहेगा कि फेड को समस्या नहीं दिखती है। फेड भी जानता है कि इस समय बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स विल हर्ट द इकोनॉमी वेरी बैडली, नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो द वर्ल्ड। तो ये किसी के बेनिफिट में नहीं है कि इस समय इस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को लेकर के
कोई बड़ा कोलैप्स हो। तो मुझे लगता है बड़ा कोलैप्स नहीं लग रहा है, मगर प्राइस डिसलोकेशन ज़रूर होगा। अब उनकी बात करते हैं, उन भारतीयों की बात करते हैं जिनका एक्सपोजर इन तमाम बैंकों में है, जो रिपोर्ट्स भी हम लगातार देख रहे हैं। उनके पैसे भी यहाँ पर निश्चिंत रहें वो कि उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनको पैसे नहीं देंगे। अगर कहा है रेगुलेटर ने कि आपके पैसे आपको सुरक्षित तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन कितना एक्सपोजर रहा है भारत के लोगों का और बैंकों का भी, मैं सभी बैंकों की बात करूँ जिनका कोलैप्स में नाम आया है। देखिए, जो हमारी समझ है कि यूएस अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि भाई डिपॉजिटर्स का जो पैसा है प्रोटेक्टेड रहेगा। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है उसको लेकर के बड़ी चिंता की समस्या बात है। मगर सिलिकॉन वैली बैंक और जो छोटे रीजनल बैंक्स हैं, इनका एक्सपोजर इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में था। बिल्कुल। और स्टार्टअप के अंदर हम देखते थे कि सीड फंडिंग जो आती थी, हाई रिस्क फंडिंग होती है, कुछ इन बैंकों से आती थी, कुछ कंपनियों के नाम भी आ चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर के हो सकता है फ्यूचर स्टार्टअप फंडिंग में इशू ज़रूर आए। मुझे ये ज़रूर लगता है कि यूएस के अंदर रीजनल बैंक सब कम लैंड करेंगे, और यूएस में रीजनल बैंक अगर कम लैंड करेंगे जो कि हाई रिस्क लेते थे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि भैया आप अगर छोटे हैं तो आपको ग्रो करना है, आप ग्रो करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लिया, देखिए क्या गवाड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड को लेकर के एक तो वैसे ही वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है, और दूसरा इस समय अगर सोर्स ऑफ फंड ट्रैप हो जाएगा तो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर जब हम विंटर वर्ड यूज़ करते हैं, आई थिंक जो विंटर है ना इस समय, समर में भी विंटर लगेगी वहाँ पे। तो अब भारतीय बाजारों के लिए क्लियरली कोई डायरेक्शन नहीं है, बहुत पैनिक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अनिश्चितता का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। अभी जो हमने एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो भी देखा है वो 27 महीने के हाई पर आया है निकुंज, जो अपने आप में एक ये संदेश है, ये एक सिग्नल है कि लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है या तो उसको कहीं और करना शुरू कर दिया अपने निवेश को। इस ट्रेंड को आप कितना टिकाऊ देखते हैं, क्या लंबे समय तक रहेगा ऐसा? ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसआईपी में आप क्यों आते हैं। अगर आप एक साल के लिए आते हैं तो देन एसआईपी इज़ नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। अगर आप 3 से 5 साल का व्यू मिनिमम रखते हैं, और अगर आप उस कैपिटल को आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पूंजी को आप निवेश कर रहे हैं, उसको आप टच नहीं करते, डिसिप्लिन का अप्रोच रखते हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि एसआईपी इन्वेस्टर के लिए समस्या है। अगर कोई एसआईपी इन्वेस्टर 2021 में आया है या 2022 पर आया है तो शायद उसके बाद मार्केट में रिटर्न नहीं आया है। आप अगर एसआईपी में सोच रहे हैं सालों की बातें और कर रहे हैं दिनों के सौदे, तो एसआईपी इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि 1.5 साल से मार्केट कहीं नहीं गया है, फिक्स डिपॉजिट्स आज 1.5 साल के परफॉर्मेंस को हम बात करें या 2 साल के परफॉर्मेंस को बात करें, तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स आर हैंडसमली बीटिंग इक्विटीज। तो जाहिर सी बात है, आप पूछते हैं भाई क्यों, और क्या अगर ऐसा चलता रहेगा 1 साल और रिटर्न नहीं आएगा, जो हो सकता नहीं है, बिल्कुल ग्लोबल समस्या बढ़ जाती है, तो हो सकता है 1 साल और रिटर्न नहीं आए। अगर वैसा होता है तो एसआईपी रिटर्न्स विल बी मच लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न्स। तो जिसकी उस प्रकार की मानसिकता है कि भाई मुझे ईयर ऑन ईयर कॉल लेना है, तो एसआईपी में डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। मगर आप टाइमलाइन जहाँ एक्सटेंड करते हैं, 3 को 5 करते हैं, 5 को 10 करते हैं, तो टाइमलाइन एक्सटेंड करते ही आपका जो रिटर्न पर्सपेक्टिव है वह चेंज हो जाता है। हम बार बार वही बात करते हैं और दोबारा बार बार बात करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई अगर आपको वजन कम करना है तो सिर्फ 2 चीज़ करिए, आप कम खाइए और कसरत करिए। तो एसआईपी में अगर आपको निवेश करना है तो लंबा सोचिए और डिसिप्लिन रहिए, और कोई इसके अंदर कोई सत्य वचन नहीं है। इन 2 चीज़ों पे फोकस करिए। मिनिमम टाइम होराइजन 5 years प्लस, डू नॉट कैंसिल योर स्टेप्स, बिलीव इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डटे रहिए, सटीक रहिए, चिंता मत करिए, एसआईपी में पैसा बनाएंगे। जहां आप रोज आकर के अगर स्टॉक प्राइस की जैसे अपने एनएवी को ट्रैक करते हैं, तो ना आपको अच्छा लगेगा, ना आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। बिकॉज यह एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि कुछ भी हो जाए आप खरीदिए और डटे रहिए। तो अगर बढ़ाने की हिम्मत ना हो तो कम से कम बने तो रहिए, जो करते आए हैं उसको आप लगातार करते रहिए, और यही टाइम है जहाँ पे आप यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में आपके लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा सा जो अभी अगले हफ्ते फेड की बैठक है उस पर मैं थोड़ा मंथन करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने ब्याज दरों में इजाफा देखा है, बढ़ोतरी देखी है निकुंज, उससे ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पर महंगाई, इन्फ्लेशन जो कि इतना इंपॉर्टेंट डेटा है वो कंटेन हो रहा है, वो अभी भी उनके बस में से बाहर ही दिखाई दे रही है। इतनी ब्याज दरें